ओके, वी विल टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैट बॉक्स। मिस्टर संजीव शाह का प्रश्न है कि कैन जीबी टेक ऑब्जेक्शन टू स्पेशल इनवाइटीज नॉट मेंशन्ड इन द एजीएम नोटिस। जैसे मैंने बताया कि जीबी का ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ एजेंडा रिलेटेड ही हो सकता है। डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एजेंडा रिलेटेड ही हो सकता है। स्पेशल इनवाइटी को इनवाइट करने के लिए आपके एजीएम के नोटिस में दर्ज करना जरूरी है, रिकॉर्ड करना जरूरी है। पर स्पर ऑफ द मोमेंट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो चेयरमैन है मीटिंग का, वो उस समय अलाउ कर सकता है। इफ स्टिल देर आर डिफिकल्टीज, देन यू कैन टेक ए वोट ऑल्सो इन द जनरल बॉडी एंड प्रोसीड फर्दर। संजीव शाह का नेक्स्ट प्रश्न है, कैन एनी नॉन कमिटी मेंबर आंसर अदर members queries or only the MC member has to clarify the queries? सर, नॉन एमसी मेंबर्स को कोई अधिकार नहीं है जनरल बॉडी के टाइम पे। ही इज एन ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मेंबर अटेंडिंग द मिनट्स। एक क्वेश्चन बाय साहबकार भान, दैट इज बाय मिस्टर किशोर। सोसाइटी में 50 से ज्यादा मेंबर होंगे तो ऑनलाइन लेने का प्रावधान है, लेकिन मैनेजिंग कमेटी फिर भी हॉल में मीटिंग लेती है, तो परिपत्रक का मतलब क्या? जैसे मैंने बताया सर जी की तारीख और वक्त और जगह जनरल बॉडी मीटिंग का देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को है, डिपार्टमेंट को भी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी को सेक्शन 227 के अंडर में ऑटोनोमस फंक्शनिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ने जो ये दिया हुआ है, इट इज ओनली ए परिपत्रक है, ओनली ए रिकमेंडेशन लेटर। It has got no legal value. If the managing committee decides during an MC meeting कि कहाँ लेना है, तो वही चीज फाइनल होता है। What if O form rectification report is not tabled in the AGM? Can we approve the balance sheet and income and expenditure account? This question is by Sanjeev Shah. Mr. Shah, ऐसा है कि O rectification report section 75 का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने टेबल नहीं किया हुआ है तो मैनेजिंग कमेटी को डिस्क्वालीफाई करने का भी प्रोविजन है, आप रीड कर लीजिएगा उसके अंदर। और अगर फिर भी आगे बढ़ते हो तो मेजॉरिटी रेजोल्यूशन से बैलेंस शीट को डिसअप्रूव कर सकते हो या अप्रूव कर सकते हो, क्योंकि एजेंडा का आइटम रहेगा। रिमेंबर दैट बैलेंस शीट का जो आइटम है वो एजेंडा का आइटम है। घनश्याम मकवाना साहब का क्वेश्चन है कि डू वाइस चेयरमैन Deputy Secretary have same right as Chairman Secretary? Please clear this query. Deputy Secretary या Vice Chairman या Joint Secretary या Joint Treasurers, they are only say-so posts. They do not have any statutory authority. They cannot sign on the balance sheet. They cannot sign on the notice agenda, neither on the minutes also. They are only there for convenience purposes, nothing else. Auditor panel list Sirocco services. Auditor panel list for all Maharashtra. So we select Mumbai auditor और पुणे सोसाइटी। सर जी, ऐसा है कि ऑडिटर का जो पैनल लिस्ट है वो डिवीजन वाइज निकलता है। मुंबई डिवीजन का अलग निकलता है, पुणे का अलग निकलता है। उसी एरिया में वही अपना ऑडिट कर सकते हैं। पैनल ऑडिटर की जगह हम ऑडिट डिपार्टमेंट का ऑडिटर को ले सकते हैं। ऑडिट डिपार्टमेंट का ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 88 के सेक्शन 81 के दौरान ही हम यूज कर सकते हैं, दैट इज फॉर री ऑडिट और फॉर टेस्ट ऑडिट वगैरह वगैरह। पैनल ऑडिटर ही सिर्फ आपके सोसाइटी का ऑडिट कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट, व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर? इज इट मैंडेटरी टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर? Can a member of society be an internal auditor? There is no provision for appointing of internal auditor in the act and rules. However, if the society decides कि हमको internal audit भी करना है, जो कि एक good transparent practice हो सकता है, तो आप अपने नोटिस एजेंडा में डाल के कि इंटरनल ऑडिट to discuss and appoint internal auditor for financial year so and so, आते हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आप एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर भी आप अपॉइंट कर सकते हो
और सोसाइटी का कोई भी एक जानकार मेंबर को भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। उसका जो भी फीस है या ऑनरियम है, आप उस जनरल बॉडी की मीटिंग में डिसाइड करना है। इफ फुल ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट सर्कुलेटेड टू मेंबर्स, कैन द बैलेंस शीट बी पास्ड इन एजीएम? Who is the competent authority to take action on such audit violation? ऑडिट रिपोर्ट का पूरा सेट, बैलेंस शीट का पूरा सेट मेंबरों में बांटना कंपलसरी है, सेक्शन 75 का रिक्वायरमेंट है। और अगर उसके बावजूद भी जनरल बॉडी अगर पास कर देती है तो वो जनरल बॉडी के डिसीजन के ऊपर है। और फिर भी कोई भी मेंबर ये रेजोल्यूशन पास होने के बावजूद भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इस चीज के बारे में कंप्लेन कर सकता है कि ये सोसाइटी ने ये आधा अधूरा नेग्लिजेंस वाला काम किया है या डेफिशिएंसी वाला काम किया हुआ है, तो इस पे कार्रवाई करो। दूसरा, आप ये सेम रेजोल्यूशंस को आप कोऑपरेटिव कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते। मिस्टर एडमिरो गोम्स का एक प्रश्न है कि इफ सेक्रेटरी इनवाइट्स हिज फैमिली मेंबर्स और नॉन मेंबर्स टू अटेंड एजीएम, इज इट ऑप्शनेबल? Who writes the minute at the AGM? Can it be delegated to another member to write? जनरल बॉडी मीटिंग्स में सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के मेंबर्स ही अटेंड कर सकते हैं। वन, अगर और कोई स्पेशल इनवाइटी को अटेंड करना है या करवाना है, तो वो चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अधिकार में उसको अलाउ करना है या डिसअलाउ करना। स्पेशल इनवाइटी का ऐसे फैमिली मेंबर्स वगैरह अटेंड कर ले। इवन पार्लियामेंट में भी अटेंड करने का प्रोविजन है। आप लोकसभा की मीटिंग में भी विविंग गैलरी में जाके आप वहां पे अटेंड कर सकते हो, लेकिन आपके शब्द रिकॉर्ड करना या आपके कुछ भी बोलना वो सब अलाउड नहीं है। यहाँ पर भी वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, बट द डिसीजन इज अप टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हु राइट्स द मिनट्स एट द एजीएम? राइटिंग ऑफ द मिनट्स कैन बी डेलीगेटेड टू एनी जनरल बॉडी मेंबर प्रोवाइडेड one of the general body passes a appropriate decision and at the discretion of the chairman or the presiding officer any person can be delegated। कोई भी एक व्यक्ति को बुलाया जा सकता है कि ठीक है, जनरल बॉडी का डिसीजन है कि भाई अनिल कुमार जाके ये मिनट्स लिखेगा। मिनट्स लिखने के बाद में मिनट्स के नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी चेयरमैन का और सेक्रेटरी का साइन होगा। ओके मिस्टर प्रवीण कुमार अगर प्लीज गो अहेड। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मीटिंग्स में रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं तो उस हर एक रेजोल्यूशंस को नंबर देना कंपलसरी है या जस्ट रेजोल्यूशन बोल के उसे लिखा जाए? अभी जब आपको नोटिस मिलती है तो आप उसमें ऐसा लिखेंगे, जैसे मानो 10 एजेंडा है तो आप लिखेंगे एजेंडा नंबर 1 2 3 4, ठीक है? वैसे ही रेजोल्यूशन का करस्पॉन्डिंग नंबर भी देना है आपको। सर एक और था इसी से रिलेटेड, रेजोल्यूशन जब ये जैसे उस मीटिंग में जब हम शुरू करेंगे, जैसे जितने भी रेजोल्यूशंस उस मीटिंग में पूरे पास हुए, मान लीजिए 1 से 5 तक रेजोल्यूशन इस मीटिंग में पास हुए, तो अगली साल जब हम करेंगे या उसी साल में अगर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होती है तो सीरियल फिर से 1 से ही शुरू होगा? ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न है, बट आई विल एडवाइज यू कि इफ यू आर हैविंग ए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशंस, है ना, तो जब सोसाइटी आपकी शुरू हुई वहां से एजेंडा नंबर 1 लिया आपने फॉर एक पर्टिकुलर ईयर, उस साल में 10 एजेंडा पास किए आपने, अगले साल में आप 11 नंबर एजेंडा से ले सकते हो, उसके अगले साल फिर से कंटिन्यूटी में ले सकते हो। बट दिस इज ए टेक्निकल थिंग। 99% ऑफ द सोसाइटीज आर नॉट अवेयर ऑफ दिस टेक्निक्स, बिकॉज अगर आपने सीरियल में लिया तो वो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन करके रखोगे। आप बीच में कोई एजेंडा इंक्लूड नहीं कर पाओगे, यू नो, कुछ फ्रॉडलेंट, जैसे कि हमेशा हम सुनते आते हैं कि मैनेजिंग कमेटी ने ये बीच में डाल दिया, वो डाल दिया, वो सब हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर नोटिस में आपका 10 एजेंडा है तो रेजोल्यूशन भी 10 ही होगा। अगर नोटिस में आपका 10 एजेंडा पहले से लिखा हुआ है तो आप 11वां एजेंडा नहीं ले पाओगे। सिमिलरली आप 11वां रेजोल्यूशन भी नहीं ले पाओगे। अगले साल में मानो 2020 से आपकी सोसाइटी शुरू हुई तो 1 to 10 आपका एजेंडा और रेजोल्यूशन 2020 का है। 2021 में आपका एजेंडा शुरू हो गया 11 से लेके 20 तक या 11 से लेके 18 तक, रेजोल्यूशन भी होगा 11 से 18 तक एंड सो ऑन। तो सक्सीडिंग ईयर्स में, आते सालों में नॉन स्टॉप आप उसे इंक्रीज करते जा सकते हो। थोड़ा सा वर्कआउट होता है
बट बड़े सोसाइटी में टिपिकली हम यही करते हैं। क्यों थैंक करते यू हैं सर। इसका आपने अच्छा प्रश्न पूछा। हम्म, आप पिछले 4 साल के पहले का रेजोल्यूशन नंबर, क्योंकि यूनिक नंबर होगा वो, आपका एजेंडा भी नंबर यूनिक हो गया और रेजोल्यूशन भी यूनिक हो गया। रिकवरी प्रोसीडिंग्स के टाइम पे ये होता है कि भाई 21% इंटरेस्ट कौन सा रेजोल्यूशन में पास हुआ था। अच्छा, 21% का रेजोल्यूशन पास हुआ था, एजेंडा नंबर 80, रेजोल्यूशन नंबर 80 2005 साल में पास हुआ था। तो हम्म, आपको ढूंढने में बड़ा आसान हो जाता जी है ना, और उसमें मैनिपुलेट करने में भी आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। सर, ऐसा भी इसमें किया जा सकता है, जैसे रेजोल्यूशन नंबर जब हम देते हैं, फॉर एग्जांपल रेजोल्यूशन नंबर 5, एंड ब्रैकेट में ये लिखा जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर भी ब्रैकेट में लिखा जाए उसके साथ, तो ये यस, और ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ज्यादा रिफर भी करना नहीं पड़ेगा, जिससे यस अगर हम सर, किसी फ्यूचर में अगर किसी को रिफर करके नोटिस भी भेजते हैं या यस सर, बताते हैं, तो उसे यस। तुरंत पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कोई चार्जेस भी अगर है तो इस साल से ये अप्लाई हुए थे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जी नोटिस एजेंडा फॉर एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, तो आप उसमें नंबर क्या देंगे? उदाहरण के तौर पे जीबी, जीबी मतलब जनरल बॉडी, जी -15 मतलब ये 15वां जनरल बॉडी हो रहा है आपका, -2021। तो 15वां जनरल बॉडी आपका हुआ साल 2021 में, तो ये हम्म, आपका जनरल बॉडी का सीक्वेंस में आ गया। अभी आपका एजेंडा नंबर आया, एजेंडा नंबर 95-GB, मतलब वो हम्म, जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन है, भले वो एजीएम का हो या हम्म, एजीएम का हो, -2022। तो एजेंडा नंबर 95-GB-2022, सिमिलरली सेम टू सेम सीक्वेंस रेजोल्यूशन में भी आएगा, रेजोल्यूशन नंबर 95-GB-2022। तो आपने जैसे बताया वो रेफर करने के लिए आपको एकदम सरल हो जाता है, आप ये नॉन स्टॉप सीक्वेंस में करते जा सकते हो। ओके। हर 10 साल, 5 साल, 50 साल के बाद में भी आपको सारे रेजोल्यूशंस आपके मिलते जाएंगे। टिपिकली ये सारी चीजें अगर आप कंप्यूटराइज करके रखते हो तो ज्यादा आसान हो जाती है। वी यूज दिस सीक्वेंस ऑलवेज इन बिग सोसाइटीज, वी आर यूजिंग इट सर। ओके मिस्टर जयंतीलाल शाह, योर Yeah, क्वेश्चन प्लीज। yeah, we have got 10 buildings and we have made one federation. It is registered under Society Act. But since 10 years, they are not giving any audited report. So whether it is compulsory to give it, they have to give it. They are यू आर just टॉकिंग taking charge. ऑफ फेडरेशन और यू आर टॉकिंग ऑफ सोसाइटी? No, society is paying amount to the federation for swimming pool and everything. But the federation is not giving any audited report since 10 years. So whether अगर it is फेडरेशन compulsory. हो, सोसाइटीज का फेडरेशन हो, या सोसाइटीज का एसोसिएशन हो, या सोसाइटी इंडिविजुअल सोसाइटी हो, सभी पर सेक्शन 75 लागू पड़ता है। तो फेडरेशन हो तो भी उसको कंप्लाई करना है, फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज, एसोसिएशन ऑफ सोसाइटीज और इंडिविजुअल सोसाइटी, कानून कोई भी सोसाइटी के लिए अलग नहीं है, प्रोवाइडेड आपका जो फेडरेशन है या सोसाइटी है या एसोसिएशन है एमसीएस एक्ट के अंतर्गत में रजिस्टर्ड हो। It is registered already. Yes. So same They thing have is to, applicable. You can always file application under section 75 to disqualify the managing committee, debar the managing committee for non-compliance of section 75. सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। सर उसमें हम लोग ने क्या किया, सोसाइटी को भी बोले कि वो अपने को ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं देते हैं तो वी शुड नॉट पे देम, so that also can be done. No, no sir, no sir. Non-compliance does not mean that you will avoid your payment dues. जैसे अगर फेडरेशन मानो कॉमन एरियाज में स्वीपिंग सर्विसेज दे रहा है, तो स्वीपर को तो पगार देना ही है ना। फेडरेशन ओके भले आपको रिपोर्ट नहीं देगा लेकिन स्वीपर को पगार देना है। कॉमन एरियाज ओके के जो बिजली का बिल है वो देना है। कॉमन एरियाज में जो क्लब हाउस होगा या गार्डन होगा, तो पेमेंट बंद करोगे तो कामकाज भी बंद हो जाएगा ना सर आपका। तो आफ्टर गिविंग पेमेंट वी कैन फाइट। पेमेंट दो या नहीं दो, फाइल करने का अधिकार मेंबर को पक्का ही रहता है। ओके, उसमें आप मना नहीं कर सकते। And sir, one more question, if you don't mind. Sir, we have got 10 shops and 20 flats in the building. So recent meeting, they have increased the maintenance charge from the shopping area about 5 rupees per square feet, and flats they have kept it 3 rupees. So we have taken objection, shop owners. Okay, it should be equal maintenance charges. यस So सर, what is your opinion?
they says that we have got majority and we can charge anything from the soap orders because you are earning. सर ऐसा है कि हर सोसाइटी में, खास करके मैंने मुंबई और पुणे में देखा है, अनन फनन में काम होता है। जैसे मराठी में जिसको बोलते हैं मनमानी, शायद हिंदी का भी शब्द है मनमानी। Correct. अनन फनन में काम होता है, मैं दादागिरी कर सकता हूँ, मैं मेजोरिटी में हूँ तो मैं कुछ भी रेजोल्यूशन पास कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप बायलॉज 65 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस विल बी इक्वल टू ऑल मेंबर्स, भले वो कमर्शियल वाला हो या प्रीमिसेस वाला हो या शॉप हो या वगैरह जो भी हो, या उसका एरिया 100 स्क्वायर फीट का हो या 10,000 स्क्वायर फीट, मेंटेनेंस तो इक्वल लगेगा। और ये तो सर हाई कोर्ट का जजमेंट भी है इस चीज के बारे में, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का डायरेक्शंस भी है। ठीक है, we can fight for that, ना? Yes, sir. Okay. Thank you for joining in. Mr. Shubhil Dixit, please. Sir, does AGM have power to give incentive to early payers within the deadline decided? Any maintenance discount can be given as per MCS Act or bylaws to early payers. Can AGM pass a decision by resolution? Okay. इस चीज को एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि आप सर्वेंट को आपका मेंटेनेंस, अपना जो पगार पानी आप किसी को दे रहे हो, तो किसी को समझो मानो 10,000 रुपया दे रहे हो, और आपने मेंबर से डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट दे दिया उसको, तो पगार पानी तो पूरा ही देना है। वो डिस्काउंटेड जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका जो मेंटेनेंस चार्जेस है, इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ओनली एंड ओनली ऑन द बजट प्रोजेक्शन शीट। ना फायदा ना नुकसान। सोसाइटी हैज टू वर्क ऑन व्हाट? नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। यस, किसी कारणवश सरप्लस बच भी गया तो सरप्लस बचा हुआ आपको कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करना है, उसके लिए एक रिजर्व फंड का एक प्रोविजन दिया हुआ है। बायलॉ नंबर 13 या 14 में रिजर्व फंड का प्रोविजन है। लेकिन डिस्काउंट देना परमिसिबल नहीं है। 11 महीने का मेंटेनेंस अभी दे दो, 12वें महीने का फ्री कर देंगे आपको, एब्सोल्युटली गैर कानूनी है। क्योंकि 12वें महीने का पगार पानी तो देना ही है ना कि हर किसी को। बराबर। बिजली का बिल भी देना है। बिजली कंपनी तो ये नहीं बोलेगा ना कि 12 महीने का दे दो मुझे, 11 महीने का दे दो, 12वें महीने का फ्री कर देता हूँ। पॉसिबल है सर जी ये? तो यही सब कानून गैर का। Sir, this is basically given to avoid the number of default, to reduce the number of defaulters in a society. No, you can take by giving incentive, the society expects that more number of members will be incentivized to pay earlier and pay on time. No provision. There is no provision in the act, and it is highly, I will say the word illegal to do so. जैसे मैंने बताया कि आपने इंसेंटिव तो दे दिया, 12th मंथ का बिजली का पैसा कहाँ से लाओगे, मुझे इसका जवाब दीजिए सर। करेक्ट है ना। अभी मानो आपके 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं, और सारे के सारे 100 मेंबर ने आपको एडवांस दे दिया, 11 महीने का दे दिया। बराबर। अब 12वां महीने का मेंटेनेंस जो भी है महीने का, वो आप कहाँ से भरने वाले हो? क्योंकि 12वां महीने का पेमेंट तो मिला नहीं मेंबर से आपको। अकाउंट्स में कैसा है कि जो आया उसी को खर्चा करना है, इसीलिए उसको नो प्रॉफिट नो लॉस बोला जाता है। यस। तो अगर सिक्योरिटी का बिल 100 रुपया है तो मेंबर से आपको 100 रुपया ही लेना है, 90 रुपए नहीं लेना है, 110 भी नहीं लेना है। करेक्ट। यही बजट प्रोजेक्शन शीट में आपका रिफ्लेक्टेड रहता है। बराबर। Sir, one more question, please. Normally in the agenda of AGM, the last column says that any question with the permission of the chair. Is this allowed? Because some very vital questions are there involved in this, which should be a part of the agenda. Is it permissible to include this in the agenda? Any question with the permission of the chair? This particular agenda is included only to take those emergency items. अभी आपका AGM का नोटिस का पीरियड क्या है? 14-15 दिन का। 14 clear days. 14-15 दिनों में और कोई घटना हुई है अगर, या डिस्कशन की जरूरत पड़ी है। अभी फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो 14 दिनों में नहीं हो सकती, क्योंकि बजट प्रोजेक्शन तो 14 दिन के पहले बन गया है आपका। लेकिन ये 14 दिन के नोटिस के पीरियड में अगर और कुछ चीजें आई हैं सोसाइटी में
यस तो वही सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं डिस्कस कर सकते। ओके क्योंकि अगर ये सोचोगे कि 14 दिन के पीरियड में मैं कुछ भी ले लूंगा, तो ऐसा या करते हैं नोटिस में सिर्फ एक ही एक एजेंडा डालते हैं, बाकी ये 14 अपना बाकी चेयरमैन के एजेंडा में लेते चले जाते हैं सारे पॉइंट्स। और बाकी जो बराबर मेंबर्स हैं जो घर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एजीएम की मीटिंग के दौरान अगर 100 मेंबर की सोसाइटी है तो एवरेज ऑन 20% लोग ही एजीएम मीटिंग अटेंड करते हैं। यस करेक्ट ये पूरे महाराष्ट्र में यही हिस्ट्री है। या तो आप अगर चेयरमैन के एजेंडा के प्रोविजन में बाकी एजेंडा उठाने की कोशिश करोगे, यस तो बाकी सोसाइटी मेंबरों को कैसे पता चलता है कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है? या दैट इज व्हाई द रीजन यू गिव नोटिस 14 days notice to everybody, isn't it? करेक्ट Okay. एब्सोल्युटली Sir, one Thank you, Mr. Sunil, for joining in. Thank you, Mr. Sunil. We will take up question of Amol Kedar, please. Mr. Amol. Sir, I have two questions. Number one is audit rectification report आपने जो बताया प्रीवियस ईयर का, हमारे सोसाइटी में जो साल का ऑडिट सबमिट होता है उसी साल का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी सबमिट होता है, क्योंकि सितंबर में मीटिंग होती है। पॉइंट नंबर 1, तो वेदर इट इज करेक्ट? Audit rectification report is of the previous year. फॉर ठीक है। एग्जाम्पल 2021 का यदि Let me मीटिंग चल complete, रहा है, sir. Let me complete, sir. आपने बैलेंस शीट बांटा 20-21 का, उस पर चर्चा होगी, उस पर जनरल बॉडी बोलता है कि ये मेरा ऑब्जेक्शन है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, रिकॉर्ड करना है और वो ऑब्जेक्शन को रिमूव करना है। ओके, राइट? आपका अकाउंटेंट अगर स्पेशल इनवाइटी बन के आया हुआ है और उसने बोला कि हाँ ठीक है कोई गलती हुई है वगैरह वगैरह, तो वो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में जाएगा। पिछले साल का रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आते करंट एजीएम में आपको लेना है और करंट बैलेंस शीट का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर में जाएगा। ओके, वो गलत हो रहा है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर आपका? Second, see, sir, resolutions which are passed in the AGM, which could be wrong or illegal, and even small resolutions cannot be. I mean, any member cannot just go to the court for every small things, because it is not practical to spend such a money. Is there any other alternative for that? एजीएम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इट इज ए लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, बिकॉज इट इज बाउंड बाय टू ऑल द मेंबर्स, इट इज बाउंड बिफोर द डेप्यूटी रजिस्ट्रार, इट इज बाउंड बिफोर द कोऑपरेटिव कोर्ट वगैरह, ऑल्सो इन द हाई कोर्ट ऑल्सो। तो कभी भी डिस्प्यूट फाइल किया तो कोर्ट ये देखता है कि आपका रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा। अगर आपका रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है तो आपका कुछ भी कंप्लेंट है, ग्रीवेंस है वगैरह वगैरह, इज थ्रोन आउट। So you cannot pass illegal resolutions. Now, if you are aggrieved by the resolution, अगर आपको उस resolution से परेशानी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो घर में चुपचाप बैठना है, और अगर पैसे हैं, ताकत है लड़ने की, तो कोऑपरेटिव कोर्ट जाना है। आपके पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। You have also got an twisted option of going to the consumer court also against it. Okay. Resolution को null and void करना है तो सेक्शन 91 के अंदर में ही ये प्रोविजन मौजूद है। एंड Thank you. सर, जब लड़ना है तो पैसे खर्चे करने ही पड़ते हैं। Can't help it. Okay, thank you, sir. Thank Thank you, sir. Thank you. Mr. Sanjeev Shah, your next question, please. Yeah, sir, this quorum of One small 20 question. We are running out of time. Small question. This quorum of 20 or minimum 2/3, does it include the only attending members or even the committee members who are sitting on the chair? It includes everybody, sir. Everybody, including It includes all the members of the society. Managing committee members are also members of the society. Okay. जैसे Right. उदाहरण के तौर पे आपकी 600 मेंबर की सोसाइटी है, Right. और मैंने अभी बताया कि शायद 10 से 20% लोग ही आते हैं। जितनी बड़ी सोसाइटी प्रतिशत गिरता जाता है, Yes. तो 10% लोग आते हैं। Right. तो 600 के सोसाइटी के हुए 10%, 60 60 मेंबर, पर किसी कारणवश सिर्फ 20 मेंबर आए, Right. और किसी कारणवश वही 20 मेंबर मैनेजिंग कमेटी के लोग ही निकले, Okay. तो मीटिंग तो करना ही है आपका। अब ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है चेयरमैन को कि मीटिंग को सिनेडाई खत्म करना है। सिनेडाई का मतलब परमानेंटली खत्म करना है, 1 महीने के बाद बुलाना है, या जो भी कुछ करना है। अगर चेयरमैन बोलता है कि नहीं नहीं भाई, वो तो अपने बाकी मेंबर्स नहीं आएंगे तो ये सारी चर्चा कैसी होंगी वगैरह वगैरह वगैरह,
तो बोलता है ठीक है मैं 1 महीने के लिए एडजर्न करता हूँ मीटिंग। Right. 1 महीने के बाद में फिर से मीटिंग हुई, फिर भी यही पोजीशन रहा, तो चेयरमैन का दायित्व है डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे और वहां से उसको बोले कि अब आपका अथॉराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करो, क्योंकि 30 दिनों के बाद में एजीएम बुलाने का अधिकार, अवधि खत्म होने का, पीरियड खत्म होने के बाद में जनरल बॉडी मैनेजिंग कमेटी को भी नहीं, ठीक है ना। तो अथॉराइज्ड ऑफिसर आके आपका मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। अब उस मीटिंग में भी अगर लोग नहीं आते हैं तो अथॉराइज्ड ऑफिसर बोलेगा, क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है अभी वो, तो ये बोलेगा ठीक है 4 जन मौजूद है ना, रेजोल्यूशन पास करो, इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। Okay, sir. उसको भी नोटिस एजेंडा का सारा फॉर्मेलिटी तो करना ही करना है। Correct. Right. Thank you. ओके, थैंक यू। जैसा आपने बोला कि जनरल बॉडी एजीएम में चेयरमैन का डिसीजन ले सकती है अगर हमें चेयरमैन चेंज करना है, तो क्या ये एसडीएम के लिए भी अलाउड है, और अगर है तो कौन सा बायलॉज है? हर जनरल बॉडी मीटिंग में ये अलाउड है। हर जनरल बॉडी में सर? कोई भी जनरल बॉडी का मीटिंग होगा तो उसमें अलाउड है। हाँ सर, और कौन सा बायलॉ है जो अगर एज पर? देखिए बायलॉ नंबर 93, 94, 95 में आप देखिए, उसके अंदर मिल जाएगा। ओके मिस्टर प्रवीण यादव, आपका प्रश्न। सर वो फॉर्म बहुत सालों से सोसाइटी ने सबमिट नहीं किया था, और रेक्टिफिकेशन फॉर्म एक्चुअली मालूम ही नहीं था किसको क्या करना है और क्या नहीं है उसके बारे में। ओके, तो फिर कोई मेंबर ने रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट किया। कंप्लेंट ये बेस पे किया कि लास्ट ईयर कुछ ऑडिटर चेंज हुआ था और ऑडिटर ने डाल दिया कि ऑडिट में आपका और रेक्टिफिकेशन फॉर्म आपने सबमिट नहीं किया। तो फिर अभी प्रॉब्लम हुआ है कि वो केस अभी फाइट हो रहा है, उसमें कैसे कर सकते हैं? फिर ऑडिट रिपोर्ट भरना भी है, और रेक्टिफिकेशन अगर भरना है तो कब तक भरेंगे, फिर कैसे करेंगे वो जरा। ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट अगर नहीं किया है तो आपके मैनेजिंग कमेटी को सीट से खाली करने का अर्जी मूव कर दीजिए और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बोलो कि वो फॉर्म किया नहीं, आपका अथॉराइज्ड ऑफिसर को भेज के ये कार्यवाही पूरा करो। अथॉराइज्ड ऑफिसर का जो भी फीस होगा वो सोसाइटी देगी, ठीक है? ओके थैंक यू मिस्टर प्रवीण फॉर जॉइनिंग। सर मेरा म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया है। हाँ बोलिए मैम। मुझे पूछना है कि जो रिजोल्यूशन के बारे में आपने बताया, नंबर देने के बारे में, हाँ तो वो आज तक तो हमने नहीं किया है, तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हो। तो एक कहावत है ना, जब सब एक कहावत ऐसा कुछ है कि जब जागे तभी सवेरा हुआ, जब जागे उसी दिन सवेरा हुआ। तो यू कैन डू इट, लेकिन उस चीज को करने के लिए आप जनरल बॉडी में प्रॉपर रेजोल्यूशन डाल दीजिए कि आज से ये हम यूनिक नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। ओके सर, कैन आई आस्क यू समथिंग? थैंक यू। हेलो मिस्टर परेश शाह, एक छोटा क्वेश्चन प्लीज, वन स्मॉल क्वेश्चन। हाँ जी, आई एम टेकिंग द ओ फॉर्म का ऑडिट का, टेकिंग इट फर्दर, कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या दे कैन डिबार्ट द मैनेजिंग कमेटी फॉर नेक्स्ट टर्म or only for one term? Yeah, it can. Managing committee for violation of section 75 read with section 82 read with 146 read with 147 can be debarred for 5 years. All the members. तो जिस दिन तारीख और डिबार का ऑर्डर निकला, ऑल द मेंबर्स ने जिसके खिलाफ आपने पिटीशन डाला है उसके खिलाफ अपने आप कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मानो आपने आपके पिटीशन में डाला कि भाई चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजर रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्हीं के खिलाफ जाएगा। लेकिन अगर आप सेक्शन 73(1)(a) भी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि सारे के सारे मैनेजिंग कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस डेफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। तो अगर आपकी 17 मैनेजिंग कमेटी है तो वो तो आपके लॉयर के ऊपर है कि पिटीशन में 17 का नाम डालती है या सिर्फ एक ही का नाम डालता है, जो भी है वो। लेकिन ऐसा है कि डिबारमेंट इज पॉसिबल फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। अगर 2 साल केस चला, डिबारमेंट का ऑर्डर 2 साल के बाद निकला, तो ऑर्डर के दिन से 5 साल के लिए वो व्यक्ति अगर मैनेजिंग कमेटी की सीट में बैठ भी गया किसी कारणवश, तो वो डिबार हो जाता है और उस तारीख से अगले 5 साल तक वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता और मैनेजिंग कमेटी में भी नहीं आ सकता। सर, इसका ये परव्यू इज विद डेप्यूटी रजिस्ट्रार के हाथ में है या यू हैव टू गो थ्रू अगेन द स्मॉल कॉल्स, आई मीन स्मॉल कोऑपरेटिव? नो सर, इट इज बिफोर द डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ योर वार्ड। ऑलराइट।
Okay, you can file a grievance under section 75 read with section 82. 75 and 82. All right. Thank you so much, sir. Appreciate Thank it. you. Okay. Hello. Yes, please go ahead. Yeah, sir. Good evening. Sir, is it correct on the part of managing committee when they send the agenda for the AGM? Is it correct on their part to write that no questions will be entertained related to balance sheet or audit or anything like that related to financial transactions? Is it correct on their part? Typically, when the balance sheet, account statement, audit reports are sent, it is sent for approval basis only. Okay. But also the agenda, one of the notes in the agenda, along with the notice, we'll read it this way. I'll just read out a particular thing. Members seeking any information regarding the society accounts may submit a written application addressed to the secretary treasurer on or before जो भी आपका AGM का डेट है 7-8 दिन पहले तक on or before so and so date who will make available such information during the above AGM meeting. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कुछ अकाउंट संबंधित कुछ प्रश्न है तो उसका पहले से क्या अर्जी सोसाइटी के ऑफिस में दे दीजिए. आप तो ये नहीं सोच सकते ना कि एजीएम के टाइम पे अकाउंट्स का बुक या चोपड़ा लाके बैठेगा मैनेजिंग कमेटी का ट्रेजरर और फिर खोल के दिखाएगा, वो बाकी मेंबर्स को भी डिस्टर्बेंस होता है. तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन राइटिंग and it will be answered. Now, sir, in this case, that was already done. That after that receiving the agenda, questions were sent to them. But on the day of AGM, they were conveniently they highlighted the thing कि जैसे हमने लिख के दिया था, nothing related to financial transactions or audit or balance sheet will be asked. Those who have sent the questions, those will also not be answered. So then what is the role of the member in this case who has followed the rules, who has even sent them in writing, email, everything, but they have still not got the answer? So what can be done, sir? कई सोसाइटी में ऐसा दादागिरी तो चलता ही है, कोई नई बात नहीं है. कई सोसाइटियों में नहीं है. मैं जानता हूँ कि 99% सोसाइटी में ये सब दादागिरी चलता है. फिर भी अगर आप एग्रीव्ड हो उस चीज को, तो एक रास्ता है डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस का, एक रास्ता है कंज्यूमर कोर्ट का, और सबसे बड़ा रास्ता है कोऑपरेटिव कोर्ट का. अगर आप उस रेजोल्यूशन से संतुष्ट नहीं हो या आपके जो क्वेश्चन क्वेरी टेक्निकली है या सोसाइटी को लॉस करने वाला रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हो. और अगर आप पर्सनली एग्रीव्ड हो, आपको पर्सनली कोई नुकसान हो रहा है, तो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो. ओके सर. ओके सर, लास्ट क्वेश्चन. on the day of AGM, अगर ओरिजिनल मेंबर का राइटिंग में एप्लीकेशन भी आया हुआ है एंड द एसोसिएट मेंबर इज अटेंडिंग द मीटिंग एंड द सेक्रेटरी इज बीन शोन द लेटर फ्रॉम द ओरिजिनल मेंबर कि इनको बैठने दो AGM को, एंड स्टिल इफ द एसोसिएट मेंबर इज नॉट अलाउड टू साइन द रजिस्टर ऑफ प्रेजेंटी, then is it correct? And making a huge issue out of it that you being an associate member, I will not allow you to sit on the, I will not allow you to sign the register वगैरह 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 बहुत. तो ऐसी भी दादागिरी हर सोसाइटी में चलती है. और अगर आपका एसोसिएट मेंबर पहले से ऑलरेडी अप्रूव्ड किया हुआ है आपका एसोसिएट मेंबर एप्लीकेशन, तो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को कोई कानूनी हक नहीं है उसको रोकने का मीटिंग अटेंड करने, प्रोवाइडेड उस फ्लैट से और कोई नहीं अटेंड कर रहा है तो. बराबर. हाँ. Okay, thank you, ma'am. May I ask a question, please? This is Rishi Kapahi here. Okay, Mr. Rishi. Good. Thank you, sir. So, like you've quoted section 75, where about the worksheet the managing committee needs to submit. So I am unable to find that as section 75 in the bylaws book, sir. Could you help me out? Just let me know from where I can find that, sir. You can just type section 75 MCS Act on Google and you will find it. And so section 75 is in the Act. It is not in the bylaws. If you want to refer vis-a-vis similar provision in the bylaws, we refer bylaw number. Bylaws are not called section for your information. Okay? Those are bylaw numbers. Okay? Bylaws are not formulated by your legislatures. Right, sir. It is formulated by you people yourself. Right, sir. Okay. Model sample copy is given by the
bureaucrats, cooperative department, or some association fellows, etc. So bylaws are called bylaw numbers. Sections are available in the Act, MCS Act. CS Act. Now, similar to Section 75, you will find reference under bylaw number 93 and 94. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. So whenever you are referring anything to law, you refer the Act. Bylaws को कचरे के पेटी में डाल दीजिए. Thank you so much, sir. Yes, Mr. Sandesh. सर एक्चुअली हमारे पास अभी सोसाइटी ने बैलेंस शीट और एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट दिया है, साथ में ऑडिटर रिपोर्ट के पेजेस है, उसमें ऑडिटर ने रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फाइल करो ऐसे मार्क किया है, बट उनके कोई ये नहीं है, ऑब्जेक्शंस नहीं है, तो सोसाइटी किस बेस पे कर सकती है रेक्टिफिकेशन फाइल? जीरो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फाइल करिए. लॉ का कंप्लायंस, कानून का कंप्लायंस, कानून में जो लिखा है वो तो करना है. अगर आपके रेक्टिफिकेशन में लिखा हुआ है ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ परफेक्ट है, ऑडिटर भी सर्टिफाई कर देता है कि सब कुछ परफेक्ट है, तो आप उधर लिख दीजिए पॉइंट नंबर से नो रेक्टिफिकेशन नीडेड, नॉट एप्लीकेबल वगैरह वगैरह. बट यू हैव टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स. स्वप्ना राउत, आपका प्रश्न. गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है. एक सोसाइटी का ऑडिट फाइनल हो चुका है लेकिन वो एजीएम में अप्रूव नहीं हुआ है. मेंबर्स ने कुछ उसमें गलतियां निकाली है, तो अकॉर्डिंगली ऑडिटर को चेंज करना है, लेकिन अगर वो ऑडिटर वो नहीं करता है चेंजेस, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं? ऑडिटर का रिपोर्ट आपको एजीएम के टाइम पे अप्रूव करना है या तो डिसअप्रूव करना है. अगर आपने डिसअप्रूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो जनरल बॉडी हैज टू से टू द मैनेजिंग कमिटी कि ऑडिटर चेंज करो और री ऑडिट कराओ सोसाइटी के खर्चे पे. और इस पे जनरल बॉडी के सारे मेंबर्स का, अटेंडी जितने भी मेंबर्स हैं, उनका मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. अगर ये पास नहीं होता है तो आप री ऑडिट नहीं कर सकते. ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग. मिस्टर दिलीप राव. Sir, regarding, I want to ask parking charges. Regarding parking charges, policies are stated in bylaws. But is there any act regarding parking charges? Act, specifically act. पार्किंग चार्जेस पर डिस्प्यूट करना है तो बायलॉस के अंतर्गत ही करना है. आई थिंक इट इज बायलॉ नंबर 83, 84 के आसपास में दिखाई देगा आपको. और एक्ट और रूल्स में ये बायलॉस का प्रोविजन नहीं है. और जो भी पॉलिसी डिसीजन चेंज करना है वो आप जनरल बॉडी मीटिंग्स में आप काट छाट करके ऊपर नीचे करके चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन बायलॉ में अमेंड करना जरूरी है. बायलॉ के अंदर जो पार्किंग का मॉडलिटीज या पैरामीटर दिया हुआ है, अगर सोसाइटी मेंबर को पसंद नहीं है तो वो वाला बायलॉस के क्लॉजेस को आप अमेंड कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया सेक्शन 13 रेड विथ रूल नंबर 12 में आप that is amendment of bylaw. Amendment of bylaw. Yes, it can be amended. Okay, thanks. That means nothing is in act or rules, no? Okay. No, sir. Thanks, sir. Thank you very much. Thanks. Okay. Anybody else has before we conclude? 9:30 हो गए. Hemant sir, this is Kavita. Can I ask a question, please? Yes, please. Go ahead. Good evening. I actually just wanted to, in case the bylaws have been accepted in a AGM, but the rules pertaining or the bylaws that have been set out, the model bylaws, have not been followed for several years. After years, when that is caught as a problem, you can actually revisit, and rectification, especially in terms of charges, can be rectified up to how long back? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बायलॉस में तो आप कुछ भी अमेंड नहीं कर पाओगे. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है उस दिन के पहले का कुछ भी नहीं. आप सोचोगे कि 4 साल पहले से मेंटेनेंस बढ़ा के लेकर आ जाए या 4 साल पहले का मेंटेनेंस रिड्यूस कर दे, वो सब नहीं हो सकता है. बायलॉस के बारे में अगर कोई ग्रीवेंस है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट का ही रास्ता खुला हुआ है और कोई नहीं.
No, this is a different. Let me explain it in a more number form. There's a bylaw of 2009. My society accepted it in 2011, but they did not follow the section, I think 60, the bylaw number 65, where the charges have to be common to all the members, common expenses. They were still doing it area-wise or whatever. This mistake has been caught about 3 years back, and last year they said, okay, they made a mistake, and they will now charge everyone equally. My question is that can they go back to 2011 from when it was actually accepted in the AGM? Or As I told you कि retrospective effect पहले के effect से आप bylaw को enforce नहीं कर पाओगे. अच्छा bylaw तो accept हो गया है ना, but उसके they did not follow, they were not aware of the rules, they just accepted it. Their ignorance or not aware of the rules has to be suffered by all the general body members. It is the duty, liability of the general body members to be aware of the bylaws. अगर मैं जानबूझकर पर फीट वाइज दिए जा रहा हूं तो मेरे खुशी से दिए जा रहा हूं, और अगर बायलॉज को फॉलो करना है तो 2011 में आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था और रिकॉर्ड करना चाहिए था. आज के दिन में आप ये नहीं कह सकते हो कि 2000 बायलॉ का आप पालन करो, उसको जनरल बॉडी के प्रॉपर रेजोल्यूशन से इम्पोज करना पड़ेगा कि डिस्कस एंड डिसाइड टू कंप्लाई विद बायलॉ सेक्शन, बायलॉ क्लॉज नंबर, बायलॉ नंबर 65, 66 जो भी है वो, with effect from so and so date. And then you have to prepare your budget projection sheet to determine the equal charges that will be leviable to all the flats. ऐसे ही नहीं लेवी कर सकते हो आप कि मेरे 100 फ्लैट है तो सबको 100 रुपया. अगर आपका बजट ज्यादा हो गया तो, या अगर कम हो गया तो ये सिर्फ और सिर्फ बजट प्रोजेक्शन शीट से ही डिटरमाइन हो सकता है. Thank you so much. Thank you. Mr. Kelkar, yes please. Sir, about parking, is it necessary that the 7/12 पे सोसाइटी का नाम होना चाहिए before they charge the parking charges? There is a question of 7/12 in this thing. Are you from Mumbai or from? No, Pune. Pune is a municipal area, isn't it? Yes, corporation area. Yeah, corporation area. In corporation area, because there is no one of the concept webinars you have said about conveyance deed. तो कन्वेंस डीड है, हो गया है, मगर 7/12 पे नाम नहीं है. पार्किंग चार्जेस अगर आप बायलॉ फॉलो करोगे तो जनरल बॉडी में ये डिसाइड होता है कि सोसाइटी का जो कंपाउंड के एरिया को, जो कॉमन एरिया है, कॉमन प्रीमिसेस है, उसका ट्रस्टी मैनेजिंग कमेटी होता है. तो उस एरिया में जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करना है कि मैं कार का 10 रुपए लूंगा, बाइक का 2 रुपए लूंगा, वगैरह वगैरह. अब उससे ओनरशिप ऑफ द लैंड से कोई संबंध नहीं आता है उस समय, वो डिस्प्यूटेबल है. टेक्निकली आपने जो बोला कि अगर मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, one of the webinars you have mentioned that I'm continuing on that, sir. Shall I continue, sir? हेलो. ओके. सिरोको सर्विसेज, बोलिए आपका क्या प्रश्न है? हाँ सर, लास्ट ईयर एक ऑडिटर ने ऑडिट किया था मगर एजीएम नहीं हुआ कोविड की वजह से, तो करंट ईयर में उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट किया, तो मैं वो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कंफर्म करके करंट ईयर का बैलेंस शीट बना सकते हैं क्या? अप्रूव करे बगैर आप आगे काम नहीं कर सकते. पिछले साल का बैलेंस शीट जब तक अप्रूव नहीं होगा उसका फिगर्स आप करंट ईयर में कैसे लेके आएंगे? नहीं, मगर एजीएम हुआ ही नहीं ना कोविड की वजह से, तो अभी उसके लिए इसका लास्ट डेट आ रहा है ना ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन का. लास्ट डेट हो या कुछ भी हो, पिछला साल का बैलेंस शीट अप्रूव नहीं किया हुआ है, एजीएम नहीं हुआ है, तो उसके लिए कार्रवाई करना है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार को ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करना है. ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बोल रहा हूँ, ऑथराइज्ड ऑफिसर फॉर कंडक्टिंग एजीएम एंड पासिंग ऑफ द अकाउंट स्टेटमेंट्स. ठीक है ना, वो डिले होगा तो फिर करंट ईयर ऑडिट रिपोर्ट नहीं कर सकते, फिर ऑडिट नहीं फाइनल कर सकते वो फिर. थैंक यू. आप अप्रूव किया नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे सर? ओके सर, इज इट कंपल्सरी एंड लीगल टू गिव मिनट्स फॉर ऑल SGMs? 1000% compulsory. I have already mentioned that in my lecture. Yes, sir. Sir, so in our society, they are not giving it. So we had complained to the registrar, and these people have given in writing to the registrar that हमारे इधर पिछले 45 years से ऐसे करने का सिस्टम है नहीं.
minutes देने का, and the register is also quiet on that. I mean, there is no action, and till date we haven't been given any minutes for any SGM. So what is the best action to be taken, sir? You file a dispute petition Okay. before the cooperative court अंडर सेक्शन 91 कि ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ. हाँ. ठीक है ना. अगर मिनट्स आपको नहीं दिया तो इसका मतलब कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो चाहिए ना कोई भी चीज के लिए. करेक्ट सर. अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, आपको मिनट्स नहीं दे रहे, इसका मतलब मिनट्स रिकॉर्ड नहीं हुआ. तो जो रेजोल्यूशन है, जो मिनट्स है, उसको सेट असाइड कर देने का अगर कुछ भी है तो. आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में बोल सकते हो कि मिनट्स हमारे पास 45 साल का हमारे पास सिस्टम नहीं है. आप जनरल बॉडी को बोल सकते हो. आप ये सारी चीजें कोऑपरेटिव कोर्ट में एक बार बोल के तो देखो कि ओके है ना. एक बार कोर्ट में बोल के देखो, शायद कुछ कोर्ट और आपको कुछ नया चीज बता देगा उस समय. ओके ओके सर, थैंक यू सर. ओके sir, whether email address in latest modern days, is it compulsory for the society so that we can write on email any letter? हमारे बायलॉज के हिसाब से तो आप हार्ड कॉपी में ही विश्वास करना है. लेकिन अगर आपने बायलॉ अमेंड करके, आपने ईमेल का या व्हाट्सएप का या सोसाइटी एप्स जो भी है उसके अगर प्रोविजन डाल दिया हुआ है तो लीगली इन्फोर्सेबल है. और अगर आपने ये रेजोल्यूशन नहीं रिकॉर्ड किया है, बायलॉ में अमेंड नहीं किया हुआ है, तो आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे. अभी उदाहरण के तौर पे मानो आपने बायलॉ को अमेंड नहीं किया, 2022 में कोई नया मेंबर आया, ठीक है. अब उसको ये तो पता नहीं है ना कि बायलॉज में आपका ईमेल था, या वो पुराना बायलॉज लेके ही बैठेगा. तो जो नया मेंबर आता है, आप डिक्लेरेशन देखोगे फॉर्म नंबर 3 या 4 में, उसमें आप लिखते हो ना कि आई विल अबाइड बाय द सोसाइटी रूल्स, बायलॉज, फला ठिकाना. तो वो उसका मतलब ये होता है कि मैंने बायलॉ पढ़ लिया है भाई, और ईमेल इज एक्सेप्टेबल टू मी, सोसाइटी का एप्स इज एक्सेप्टेबल टू मी. जो भी कुछ कम्युनिकेशन आएगा वो ईमेल पे आएगा. हैज मेरा ईमेल सोसाइटी के रिकॉर्ड पे रजिस्टर्ड है. ठीक है. ओके, आई थिंक वी शुड कंक्लूड. इट इज क्वाइट लेट टुडे. Thank you, sir. Thank you. Okay. So, thank you all friends for joining and supporting today's webinar. With permission of participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge and information sharing webinar. Thank you so Wishing much, all sir. friends a healthy and peaceful life forward. Thank you, Thank you sir. everybody, and good night. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Appreciate it. Good night.